फ्रेंड्स नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट जून 2019 के प्रश्न कराएंगे। ठीक है, जून 2019 के 68% मैंने पहले करवा दिए हैं, यानी कि 68, जो कि 2 वीडियो में अपलोड किए थे। अब 69 से लेकर 100 तक, यानी कि 69 से लेकर 100 तक पूरे प्रश्न कराएंगे। ठीक है, जिससे हमारा जून 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ये मिलान दे रखे हैं, मिलान करने हैं, संघ और संबद्ध है। ठीक है, इसमें से बताना भी कौन सा सही नहीं है। भारत स्त्री महामंडल की रचना का संघ की नेता कौन थी? भारतीय स्त्री महामंडल की नेता थी सरला देवी चौधरानी। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल की नेता थी या सरला देवी चौधरानी। वुमेन इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? तिया ने। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, वुमेन कॉन्फ्रेंस में सरला देवी थी, लेकिन वुमेन इंडियन में कौन थी? तिया। द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, लेडी मेहरीबाई टाटा, ये गलत है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस किसने मिलकर बनाया था? वो एक अंग्रेज अधिकारी था, मार्गरेट कंजिस ने मिलकर बनाया था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट कंजिस। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल सरला देवी, वीमेंस इंडियन एसोसिएशन तिया, और जी कॉन्फ्रेंस, वीमेन कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कंजिस। 70% है। मद्रास उच्च न्यायालय में मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किसने इस आधार पर विरोध किया कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, यानी कि यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए। यह बात किसने कही थी? मद्रास मेल में। कहाँ कही गई थी? मद्रास मेल में। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहले तो हम ये देखेंगे कि सही क्या है। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली और लखनऊ में रहने वाले अंग्रेज और भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संबंध काफ़ी हद तक दोस्ताना थे। कब? 1857 से पहले। यह बात बिल्कुल सही है। 1857 से पहले की दिल्ली में अधिकतर यूरोपीय लोग पुरानी दिल्ली शहर, ओल्ड सिटी में भारतीयों के घरों में किराए पर रहते थे। यह भी सही है, क्योंकि जब तो आए थे 1857 के बाद दिल्ली को, भारतीयों को दिल्ली और लखनऊ से बाहर कर दिया गया था। ये भी सही है। देखो, 1857 से पहले तो वे ही उसमें रहे थे, बाद में वे भारतीय निकाल दिए थे, वे वहाँ रहने लग गए थे अंग्रेज, दिल्ली में और लखनऊ में। 1857 के बाद ब्रिटिश गैरिसन को शाहजहांबाद के पुराने शहर ओल्ड सिटी के बाहर ले जाया गया था। नहीं, ये गलत है। ठीक है, वो तो दिल्ली में ही रहने लग गए थे। मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की? लेबर स्वराज पार्टी। किसकी स्थापना की भाई? लेबर स्वराज पार्टी। किसने की थी? मुजफ्फर अहमद ने। कब की थी? 1925 में। किसके साथ मिलकर? काजी नजरुल इस्लाम के साथ। याद रखना, काजी नजरुल इस्लाम 1925, मुजफ्फरनगर, पार्टी थी लेबर। आगे देखो क्या है कि 73% दिया हुआ है। द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा, ये किसने चलाया था? इसके संस्थापक कौन थे? द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में सत्य महिमा धर्म की स्थापना किसने की थी? महिमा गोसाई ने। महिमा गोसाई ने। द स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात, इसकी स्थापना किसने की थी? सहजानंद स्वामी ने। देखो, महिमा के नाम से महिमा गोसाई मिल गया और स्वामी के नाम से सहजानंद स्वामी मिल गया। द परमहंस मंडली, इसकी स्थापना किसने की थी? दादोबा पांडुरंग। परमहंस मंडली, दादोबा पांडुरंग। पैसे परमहंस, पैसे पांडुरंग, याद रख लेना, पैसे परमहंस, पैसे पांडुरंग। देव समाज यानी कि डिवाइन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी?
देव समाज की पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने की थी? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। देव क्या हुआ? 3। ये देखो शिव हो गया, नारायण हो गया और अग्निहोत्री। इस नाम से भी आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लॉर्ड कर्जन ने नहीं उठाया था? उठाया क्या क्या था भाई लॉर्ड कर्जन ने? द कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट चलाया था। क्या चलाया था? द कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट। और उसके बाद क्या चलाया था उसने? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बनाया था, यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी। और क्या बनाया था? सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया था। क्या? इंडियन ऑफिशियल ऑफिस में एक सेक्रेटरी जरूर होना चाहिए, ये भी उसने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन ने नहीं, ये लॉर्ड वेल्जली ने की थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या की थी? कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है। फ्रेकोयंस केरान ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कब लगाई गई थी? 1667 में। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री 1667 में लगाई किसने थी? फ्रैंकोयम केरान ने। फ्रैंकोयम केरान। इनमें से कौन फ्राइजी आंदोलन से संबद्ध नहीं था? संबंध कौन कौन रखे थे फ्राइजी आंदोलन से? हाजी शरीयतुल्लाह, दूदू मियाँ, नया मियाँ। टीटू मियाँ नहीं थे, बस टीटू मियाँ नहीं थे। थे कौन? दूदू मियाँ, नया मियाँ और हाजी शरीयतुल्लाह। दूदू, नैया, हाजी शरीयतुल्लाह, टीटू नहीं थे। इनमें से किसने भारत में चलचित्रों की अवधारणा का प्रवेश कराया? किसने कराया था भाई? भारत में चलचित्र यानी कि टीवी बन गए थे, फिल्म आने लगी थी। किसने कराया था प्रवेश? लुइस और ऑगस्ट लुमियरे ने। किसने? लुइस और ऑगस्ट लुमियरे। लुइस ऑगस्ट लुमियरे। अगस्त के नाम से भी अगस्त लुमियरे और लुई। ठीक है। इनमें से किसने भारत में ये तो कर लिया हमने, सॉरी आगे चलते हैं। 78 में निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? किसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उनके प्रतिनिष्ठा की भी घोषणा की। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। क्या नाम था उसका? गैर ब्राह्मण संघ। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? गैर ब्राह्मण संघ ने। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? जब प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध यानी कि अंग्रेजों और बर्मा का युद्ध हुआ, एंग्लो का मतलब अंग्रेज, 1824 से 26 में, तो वो संधि कौन सी हुई थी? यादाबू की संधि 1826 में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया था? किसने दिया था भाई इसको? मार्किस ऑफ रिपन ने। ये उदारवादी वायसराय थे। इनमें से किसने लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि भारत एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? किसने लिखा है? आर.पी. दत्त ने लिखी है बात। किसने लिखी है? आर.पी. दत्त। एक आर.सी. दत्त, लेकिन ये आर.पी. दत्त। कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के रूप में कांग्रेस को किसने माना था? आर.पी. दत्त ने। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वेरा एस्टा, बी.एम. भाटिया, डी.एच. बुचानन, डी.आर. गाडगिल। ठीक है। वेरा एस्टा, ये वेरा एस्टा क्या है?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? इंडिया की आर्थिक स्थिति के बारे में किसने लिखा? विसेंट वेरा एसेंटे ने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीमत ने। B.M. भाटिया ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फेमस इन इंडिया। फेमस हो गई थी इंडिया फेमस हो गई, किसने लिखी थी? B.M. भाटिया ने। फेमस के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में एरा एसेंटे एनसेटे का वेरा एनसेटे का मतलब है सीमित। और B.M. भाटिया ने फेमस इंडिया। D.H. बुचानन ने क्या लिखी थी? द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इंटरप्राइज इन इंडिया। इंटरप्राइज के बारे में लिखा था, कैपिटलिज्म इंटरप्राइज यानी कि राजधानी की प्रिंट आउट। इंटरप्राइज यानी कि समाचार पत्र लिखने लगे थे, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म इंटरप्राइज। D.R. गाडगिल ने क्या लिखे थे? इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन इन इंडिया। एवोल्यूशन इन इंडिया लिखी थी गाडगिल ने। बुचानन ने लिखा था इंटरप्राइज कैपिटल। भाटिया ने लिखा था फेमस इंडिया। अर्नेस्ट ने लिखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियों वाला भारत का संविधान। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 वाला भारत का संविधान किस अवधि के दौरान तैयार किया गया था? दिसंबर 1946 और दिसंबर 1949। दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 तक बनकर तैयार हुआ था ये, जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी भारत आज़ाद होने के बाद तक। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशंस क्या थे? बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार, ठीक है। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या लेते थे? बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार। सैन्य अभिलेख नहीं, सलाहकार रिपोर्ट भी नहीं, न्याय शिक्षा नहीं। इसका उत्तर होगा बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? सिंगापुर से। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से शुरू किया था? सिंगापुर से। किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे थे? किस व्यवस्था और बंदोबस्त के अधीन हो गए थे वे जब उन्होंने विदेशी और रक्षा मामले के अपने अधिकार खो दिए थे? वो कौन सा बंदोबस्त था? स्थायी बंदोबस्त। क्या था वो? स्थायी बंदोबस्त। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम कहाँ? अहमदाबाद में। वहीं से क्या करा था? आश्रम छोड़ दिया था, साबरमती आश्रम को तो छोड़ दिया था और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया था। जब भारत को मैं आज़ाद करवा लूँगा तभी आऊँगा। तो कब था? 1930 में। भारतीय समाज को मूक, बधिर, गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? GWF हीगल ने क्या बताया था? भारत को मूक, बधिर और गतिहीन समाज। गवर्नर जनरल को द सर्वेंट ऑफ द एम्परर घोषित करने वाले वाक्यांश का शासकीय मुहर से कब विलोप किया गया? गवर्नर जनरल को क्या? द सर्वेंट ऑफ एम्परर। क्या बोलते थे पहले? 1857 से पहले क्या बोलते थे गवर्नर जनरल को? द सर्वेंट ऑफ द एम्परर, एक किस्म का राजा, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया था 1858 के बाद। 1946 से 47 के दौरान हैदराबाद का निज़ाम कौन था? मीर उस्मान अली।
हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली 46 से 47 के दौरान हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार, जन विरोध के अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ? भंग विरोधी आंदोलन। सत्याग्रह, बहिष्कार और जन आंदोलन जब तो करे थे जब भंग आंदोलन चला था। कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल, देखो कैनिंग लॉरेंस स्कूल था। कैनिंग किससे था? लॉरेंस स्कूल से संबंध रखता था। कैनिंग किससे? लॉरेंस स्कूल थे। मिल स्कूल और मेयो नॉर्थबुक स्कूल किस प्रशासनिक विभाग से संबंधित है? ये स्कूल बोल रखे हैं, स्कूल ये ऐसे स्कूल ही थे जैसे पढ़ने जाते हैं स्कूल बोलते थे। उनके कोई सांप्रदायिक था, कोई पूंजीवादी था, कोई साम्राज्यवादी था, ऐसे विचारों वाले आदमियों को स्कूल बोलते थे। जैसे कि कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मील स्कूल, मेयो नॉर्थबुक स्कूल। कैनिंग, मील और नॉर्थ बुक। स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन, जारी रहना और विस्तार करना। ठीक है, किससे संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त को जारी रखो और उसका विस्तार करो। साम्राज्यवादी नीति से संबंधित है ये कैनिंग भी, मील भी और मेयो नॉर्थबुक भी। 93% देखो क्या? निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है? 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है। किन क्षेत्रों में दिखाई देती है भाई? एक तो मानचित्र और सर्वे के क्षेत्र में, और वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा। मानचित्र और सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, चिकित्सा, भूविज्ञान। भूविज्ञान यानी कि धरती के बारे में है, जैसे कि हम पुरातात्विक खोजों से, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों से, मानचित्र और सर्वे जनगणना से। ब्रिटेन ने भारत पर शासन करने का अधिकार कैसे हासिल किया? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक है हमारा 1757 से 1857 के दौरान मुगल साम्राज्य का विघटन, मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय संप्रभुओं द्वारा अर्पण और उनकी विजय। बात सही है, ऐसा ही हुआ था। बी क्या है? ब्रिटिश संवैधानिक विधि और यूरोप में प्रतिपादित लॉ ऑफ नेशंस के अधीन भारत में संप्रभुता में ब्रिटिश संसद का प्राधिकार और सभी सभ्य राष्ट्रों की मान्यता शामिल थी। हाँ, क्या हो गया था यूरोप में उस टाइम? संवैधानिक विधि लागी थी और लॉ ऑफ नेशंस प्रतिपादित हो गया था। चार्टर प्रदान किए जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी को संप्रभुता का दर्जा मिल गया। पेरिस और वर्साई, पेरिस और वर्साई की संधियां और कांग्रेस ऑफ वियना ने इस दर्जे की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता संप्रेषित की। हाँ, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शाह ने ब्रिटेन को संप्रभुता हस्तांतरित की। ये गलत है, शहजाद तो मर गया था जब तक। यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के फलस्वरूप भारत में स्थित फ्रांसीसी और ब्रितानी बस्तियों के बीच भी खुली शत्रुता पैदा हुई, दुश्मनी पैदा हो गई। दक्षिण में डुप्ले और बुर्सी की प्राप्तियों को 1760 से 61 में तहस नहस कर दिया गया। डुप्ले और बुर्सी। भारत में फ्रांसीसी संपत्तियों के पुनर्स्थापन का प्रावधान किस संधि से हुआ? पेरिस की संधि से। कौन सी संधि हुई इसकी? जब 7 वर्षीय युद्ध चला था 60 से 61 में पेरिस की संधि हुई थी।
भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 में उन्हें गोल्डन फरमान दिया गया। यानी कि गोल्डन फरमान अंग्रेजों को कब मिला था? 1632 में। ये याद रखना भैया, 1632 में अंग्रेजों को गोल्ड फरमान मिला था फर्रुखसियर द्वारा। यह फरमान उन्हें किसने दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने। किसने दिया था इनको? ये गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में। इस बहस का अभी अंत नहीं हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण विकास या गतिरोध था। यह उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी। इस बहस के अनिगणित चरित्र का प्रमुख कारण क्या था? क्या था प्रमुख कारण इसका? संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि जो बातें हमें पता है उन्हें आंकड़े हमें नहीं मिल रहे हैं, गुम हो चुके हैं। सर्वाधिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले ड्रामेटिक फर्मोसियस एक्ट की किस वर्ष में पारित किया गया? 1876 में। दोबारा से देखो इस प्रश्न को। सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रम पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाया जाता है ना। सार्वजनिक मंचों पर कोई प्रदर्शन करेगा तो क्या था उसका? द ड्रामेटिक फर्मोसिस एक्ट। क्या नाम था उस एक्ट का? द ड्रामेटिक। यानी कि कोई ड्रामा नहीं करेगा, मंच पर चढ़ का एक्ट लगाया गया था। ये कब लगा था? 1876 में। 1878 में तो प्रेस पर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1876 में सार्वजनिक मंच पर। नीचे दो कथन दिए गया, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा गया। अभिकथन है क्या? भारत के कार्मिक उद्योगीकरण ने न सिर्फ पूंजीपतियों को सार्वजनिक जीवन के अग्रभाग में ला खड़ा किया। भारत के कार्मिक उद्योगीकरण ने न केवल सिर्फ पूंजीपतियों का सार्वजनिक जीवन के अग्रभाग में ला खड़ा किया, बल्कि एक औद्योगिक मजदूर वर्ग को भी उत्पन्न किया। दूसरा आर है हमारा यूरोपीय स्थिति के विपरीत भारत में सर्वहारा बने किसानों के बीच से मजदूरों की कोई खुली भर्ती नहीं हुई। यह भर्ती आमतौर पर बेरोजगारों के से हुई थी। क्या के और आर दोनों सही है? आर ए की व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सही रूप से सुमेलित नहीं है? द हिंदू किसने लिखा था? द हिंदू पत्रिका लिखी थी जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। द हिंदू पत्रिका किसने लिखी थी? सुब्रमण्यम अय्यर ने। अमृत बाजार पत्रिका लिखी थी मोतीलाल घोष ने। बंगाली लिखी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुधारक SN सेन ने नहीं लिखी थी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो प्लीज़। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।